प्रिय भैयाओं, आज हम अध्याय 4 कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मुस्लिम आक्रमण, उनके उद्देश्य और उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनको जानने के लिए हमें अरब आक्रमण के बारे में पढ़ना होगा। अरब आक्रमण जिसमें हम दाहिर सैन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अरब आक्रमण के बारे में। विश्व के किसी भी देश ने अरब और तुर्कों के आक्रमण का इतना लंबा, दृढ़ एवं संकल्प मुकाबला नहीं किया होगा जितना हमारे भारत ने अर्थात मध्य युग में हिंदुस्तान ने किया। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अनेक देशों ने अरबों के आक्रमण के आगे कुछ ही वर्षों में कहा जाता है कि अपने घुटने टेक दिए, अर्थात हार को मान लिया। अरबों ने सर्वप्रथम कहा जाता है सीरिया पर आक्रमण किया। एक वर्ष यानी 635 से लगाकर 636 ईस्वी में उनकी राजधानी जो है दमिश्क ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इराक का भी पतन बिना युद्ध किए ही यानी लगभग 637 में हो गया। 637 ईस्वी में कैसेडिया के प्रसिद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर ही अरबों ने कहा जाता है कि फारस के संपूर्ण विशाल साम्राज्य पर अधिकार कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत से क्षेत्रों पर अरबों का क्या था, अधिकार था। 642 से 650 ईस्वी के दौरान उन्होंने मध्य एशिया को भी जीत लिया। 643 में अरब सैनिक भारत की सीमा की ओर पहुंचे। कहा जाता है कि 711 ईस्वी में सेनापति तारिक ने स्पेन के राजा रोडिक को पराजित किया, किंतु सिंध ने 75 वर्षों तक उनका सफल प्रतिरोध किया। यानी विश्व के बहुत से क्षेत्रों ने अपनी अधीनता को स्वीकार कर लिया, अपनी हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारे देश भारत ने जो है, कहा जाता है कि सिंध के मार्ग जब वो अरब भारत में प्रवेश करने चाह रहे थे, तब ऐसी स्थिति में 75 वर्षों तक उनके और हमारे भारतीय शासकों के बीच में युद्ध चलता रहा। अब हम चलते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण के कारण। भारत पर अरबों के आक्रमण के हम मुख्य 3 कारण पढ़ेंगे। पहला कारण, इस्लाम में अरब वासियों को संगठित कर उनसे मजहबी प्रचार की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कर दी। यानी इस्लाम धर्म ने अरब वासियों को जो है संगठित कर दिया था, मुस्लिम एक हो गए थे और उनके अंदर एक बहुत तीव्र जो है अभिलाषा ये थी कि हम अपने धर्म का प्रसार करें। इसलिए वो अपने धर्म का प्रसार करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन देशों की तरह भारत में भी इस्लाम के प्रसार के उद्देश्य से उन्हें आक्रमण करने के लिए क्या किया, प्रेरित। ये पहला बिंदु। दूसरी बात, खलीफा इस्लामी जगत का मजहबी प्रमुख ही नहीं अपितु राजनीतिक अधिकारी भी होता है। ऐसे में साम्राज्य का विस्तार की भावना होना स्वाभाविक है। यानी दूसरा बड़ा कारण हम कह सकते हैं कि खलीफा जो था वो राजनीतिक प्रमुख भी था, धार्मिक प्रमुख तो था ही, साथ साथ राजनीतिक प्रमुख था। इसलिए वो अपनी राजनीतिक साम्राज्य को भी क्या करना चाह रहा था, बढ़ाना। पहला कारण था धार्मिक, यानी अपने धर्म का प्रसार के लिए। दूसरा राजनीतिक, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए। तीसरी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अरबवासी भारत की आर्थिक समृद्धि से भी परिचित थे। अर्थात हमारे लोग, हमारे देश किस प्रकार से आर्थिक रूप से समृद्ध था, ये जानकारी विश्व के बहुत से देशों को थी। इसलिए आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के हेतु वे लोग अरबियों ने भारत पर आक्रमण करना चाहा। यानी हमने 3 प्रमुख कारण पढ़े। पहला कारण धर्म का प्रसार, दूसरा साम्राज्य विस्तार और तीसरा भारत की आर्थिक समृद्धि। ये तीनों प्रमुख ऐसे कारण हैं जिनके कारण यानी अरब भारत में प्रवेश करना चाह रहे थे। अब हम चलते हैं अरब आक्रमण के बाद। अरब आक्रमण की बात करें, यानी अभी तक 75 वर्षों के संघर्ष में वह भारत में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन 3 कारणों के माध्यम से वो भारत में प्रवेश करने की उनकी रुचि और अधिक हो गई। तो अरब आक्रमण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हजरत मोहम्मद 632 ईस्वी में जिनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद भारत पर अरबी आक्रमण का सिलसिला और अधिक प्रारंभ हो गया, तीव्र हो गया, तेज हो गया। खलीफा उमर के शासनकाल में यानी लगभग 636 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों को लूटने के लिए मुंबई के थाना नामक स्थान पर अरबों के आक्रमण शुरू हो गए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली और कालांतर में उमैया वंश के शासनकाल के दौरान अब्दुल्ला के नेतृत्व में
अरबी सेना ने सिंध के उस पार यानी जिसमें किरमार, सिल्तान और मकरान पर अधिकार कर लिया। और कहा जाता है कि खलीफा ने अब्दुल्ला को इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने उसको रोक दिया कि नहीं, अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और कहा जाता है कि उस समय का अरबी आक्रमण यहीं तक सीमित रहा। आगे चलते हैं, उसके बाद उन्होंने कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने भारत में प्रवेश किया। सबसे पहले हम चलते हैं दाहिर सेन के बारे में। दाहिर सेन कौन था, क्या था और किस लिए वो भारत आया, उसके बारे में। दाहिर सेन की अगर बात करें तो 711 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा स्थानीय बंदरगाह जिसका नाम था देवल पर अरबी जहाज को लूट लिया गया। और इस समय सिंध में दाहिर सेन नामक राजा का शासन था। दाहिर के राज्य की सीमाएं उत्तर में कश्मीर और पूर्व में पथियारों के कनौज तक फैली हुई थी। पश्चिम में उसकी सीमाओं में मकरान और बलूचिस्तान प्रदेश यहाँ तक पूरा क्षेत्र आता था। दाहिर द्वारा जब अरबी जहाज को लूटने की घटना का प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने को तत्कालिक कारण बनाकर इराक के गवर्नर जिसका नाम था हजाज ने खलीफा वलीद से अनुमति प्राप्त की और सिंध पर आक्रमण के लिए क्या भेज दी, सेना। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय सिंध का राजा दाहिर सेन था। उस समय एक अरबी जहाज को उसने लूटा, लेकिन जब उसको लूटने का कारण पूछा गया तो वह स्पष्ट इस कारण को नहीं दे पाया। इसलिए सिंध कह सकते हैं अरब के एक शासक जिसका नाम था उस समय, जिन्होंने हजाज ने खलीफा वलीद से अनुमति ली और सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया और अपनी सेना भी भेज दी। प्रारंभिक 2 अभियानों में हजाज के सेनापति जिसका नाम है एबेदुल्ला और बेदुल को असफलता का सामना करना पड़ा, यानी वे विजयी नहीं हो पाए और दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस बाद हजाज ने अपने चचेरे भाई, और कहा जाता है कि उस रिश्ते में उसका दामाद भी लगता था, 17 वर्षीय एक नवयुवक, केवल 17 वर्ष का एक युवक जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम को उसने भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। देवल पहुंचते ही मोहम्मद बिन कासिम जब देवल पहुंचा तो उसने नगर का घेरा डालने की तैयारी की, परंतु बीच में पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार से घिरा हुआ 120 फीट ऊंचा एक विशाल मंदिर आ गया और मंदिर का एक देशद्रोही, कहा जाता है ये घटना बहुत अच्छी है कि एक जैसे कहते हैं ना, कह सकते हैं कि घर का बेदी लंका ढाई, वही स्थिति हुई। तो उसी मंदिर का एक देशद्रोही पुरोहित अरबों से जा मिला और उसने सूचना दी कि जब तक ताबीज बंदा ये लाल झंडा मंदिर पर लहराता रहेगा तब तक नगर को जीत जाना संभव नहीं है। शीघ्र ही मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीक द्वारा इस सैनिक हतोत्साहित तथा अरब सेना उसको उत्साहित हुई और ध्वज को गिरा दिया गया। ध्वज गिरने से नगर की रक्षा करने वाले जो सैनिक थे वो हतोत्साहित हो गए और कहा जाता है कि अरब सेना में और अधिक जोश पनप गया। कासिम ने नगर के अधिकार करने के बाद 17 वर्ष से अधिक अवस्था वाले तमाम लोगों को मार डाला, छोटे बालक व स्त्रियों को कैद कर दिया। मंदिर की लूट का काफ़ी सामान जब उसके हाथ लगा, जिसका 5वां हिस्सा तो उसने हजाज के पास भेज दिया और शेष वो सारा हिस्सा सेना में बांट दिया। उसके बाद उसने आगे बढ़कर निरुन, सेवान और सीसम पर भी अपना अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि अंत में 20 जून 712 ईस्वी को रावर के युद्ध में, कौन सा युद्ध में, रावर के युद्ध में भारतीय और अरबी सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। दाहिर शत्रुओं को काटता हुआ अपने साथियों सहित अरब सेना के मध्य भाग पर पहुंच गया। कौन? दाहिर सेन, जो सिंध का उस समय शासक हुआ करता था। हाथी पर सवार दाहिर अपनी सेना के साथ डटकर युद्ध कर रहा था। अनायास यानी अचानक ही एक तीर उसके शरीर में आ घुसा और कहा जाता है कि वह वीर गति को प्राप्त हो गया। इसके बाद दाहिर की पत्नी रानी बाई ने किले की रक्षा का पूरा प्रयत्न किया, किंतु इसमें असफल रही और कहा जाता है कि अंत में उसने जोहर कर लिया। रावर की विजय के बाद कासिम ने ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया। जहां कासिम का हाथ दाहिर की दूसरी रानी लाड़ी और 2 सुपुत्रियां उसकी सूर्य देवी
और परमल देवी, इसकी घटना हम आगे पढ़ेंगे। सूर्य देवी और परमल देवी ने अपने पिता का किस प्रकार बदला लिया। सूर्य देवी और परमल देवी जो उसकी पुत्रियां थी, ब्राह्मणवाद के बाद कासिम ने सिंध की राजधानी जो थी वो आरोर, जिसको आलोर, और मुल्तान पर भी उसका क्या हो गया था, अधिकार। मुल्तान विजय के बाद अरबों की यह अंतिम विजय थी। यहाँ उनका इतना धन हाथ लगा कि उन्होंने मुल्तान का नाम बदलकर ही क्या नाम रख दिया, स्वर्ण नगर, यानी सोने का शहर। ये तो था दाहिर सैन के बारे में। अब हम चलते हैं मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे होता है, बहुत अच्छी घटना इतिहासकार गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने लिखा है। वो कहते हैं कि दाहिर की राजकुमारियों का जो रूप लावण्य, यानी इतनी सुंदरता को देखकर खलीफा अपने सामने प्रेम की याचना करने लगा उनके सामने। वे दोनों अपने पिता की मृत्यु का बदला तो लेना चाहती ही थी, इस कारण उन्होंने मौका देखा। उन्होंने लगा कि ये मौका सबसे बढ़िया है, और उन्होंने खलीफा से शिकायत की। क्या शिकायत की? उन्होंने दोगलापन अपना दिया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि अपने पिता का बदला भी लिया जा सकता है और भारत को जो है पुनः अरबों से मुक्त करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि हम आपकी सैया पर पैर रखने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उसने खलीफा की शिकायत जो है खलीफा के सामने मोहम्मद बिन कासिम की शिकायत करना शुरू की, और उसने कहा कि हम आपकी सैया पर पैर रखने योग्य नहीं हैं। यहाँ भेजने से पहले ही कासिम ने हमारा क्रोमाय भंग कर दिया है। इतना सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया, और उसने क्या किया, उसने तत्काल आज्ञा पत्र लिखवाया, और इसे देखते ही मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े में जीवित सिलाई करके उसके पास भेजने का आदेश दिया। हुक्म यानी उस समय का जो खलीफा था उसके आदेश की तामील की गई, यानी उसके आदेश को स्वीकार किया गया। और कहा जाता है कि उसको बैल के चमड़े में जिंदा सिलवा कर लाया गया, तो मार्ग में ही तीसरे दिन कासिम जो है उसी चमड़े के अंदर, उस बैल के चमड़े के अंदर ही मर गया, और उसी अवस्था में खलीफा के पास पहुंचाया गया। खलीफा ने उन दोनों राजकुमारियों को बुलाया और उन्हीं के सामने बैल का चमड़ा खुलवा कर कासिम के शव उन्हें दिखवाया, और कहा कि देखो, खुदा के खलीफा का अपमान करने वाले को खुदा जो है इसी प्रकार दंड देता है। कासिम की मृत्यु यानी मृत शरीर देखते ही राजकुमारी के मुख पर अपना मनोरथ सिद्ध होने का जो है प्रसन्नता छा गई। और वो मनोरथ कौन सा? वो मनोरथ ये कि उन्होंने अपने पिता का क्या ले लिया था? बदला। परंतु साथ ही मंद मुस्कुराहट और कटाक्ष के साथ उसने खलीफा को कहा कि ए खलीफा, कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया, उसने कभी आंख उठाकर भी हमें कुदृष्टि से नहीं देखा, परंतु उसने हमारे माता पिता भाई और देश बंधुओं को मारा है। इसलिए उनसे अपना बदला लेने के लिए हमने यह मिथ्या यानी झूठा दोष उसके ऊपर लगाया था। वीर बालिकाओं का ये वचन सुनते ही खलीफा शांत हो गया, और उसने कहा जाता है कि इन दोनों बालिकाओं को जिंदा जला दिया। आगे की अगर हम घटना लें तो मोहम्मद बिन कासिम के लौटने के बाद अर्थात 715 ईस्वी में सिंध में हिंदू राजाओं का पुनः जागरण शुरू हो गया, यानी हिंदू राजाओं ने पुनः जो है अपने अस्तित्व को संभाला। बालादुरी के अनुसार अल हिंद के राजाओं ने अपने साम्राज्य की वापसी की, और हुली शाह यानी दाहिर के पुत्र जयसिंह ब्राह्मणवाद लौटकर जो है मुखिया के पद पर आसीन हो गया। तारीख मासूमी में भी लिखा गया है, मुस्लिम ग्रंथ है उसमें लिखा गया है, तारीख मासूमी में लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के कुछ समय बाद ही भारत के लोगों ने विद्रोह के शंखवाद कर अरबी शासन को वापस क्या कर दिया? उखाड़ फेंका। जय सिंह ने अपनी स्वाधीनता के लिए सिंध के सूबेदार जुनेद के साथ संघर्ष किया, और कहा जाता है कि वो लड़ते हुए मारा भी गया। फिर आता है भारत के संपर्क में अरबों का प्रभाव। भारत के संपर्क में अरबों के प्रभाव की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अरबों की सिंध विजय का राजनीतिक परिणाम सिर्फ यह निकला कि अरब का संबंध कुछ समय के लिए भारत से टूट गया, वह इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बन गया, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत ने अरबों पर विजय प्राप्त की थी। भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और ज्योतिष ने अरबों को काफ़ी क्या किया? प्रभावित किया। उन्होंने कई भारतीय ग्रंथों, जिसमें संस्कृत ग्रंथों को उन्होंने अरबी भाषा में अनुवादित करवाया, जिसमें ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत,
अखंड खांड्यक अधिक ये जो थे ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे। अरब के लोगों ने अंक, दशमलव पद्धति, चिकित्सा पद्धति, खगोल शास्त्र, कई मौलिक सिद्धांत भारतीयों से सीखे और कला साहित्य के क्षेत्र में भी भारतीय पद्धतियों को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। यूरोपीय दर्शन, साहित्य, कला के अनेक बातें अरबों के माध्यम से जो है आगे बढ़ी, यानी कहाँ तक, यूरोप तक पहुंची। इसी प्रकार अरबों द्वारा भारतीयों का ज्ञान पश्चिमी देशों तक पहुंचने में काफ़ी सफल रहा। फिर आता है अरबों की असफलता के कारण, यानी हमने जो पढ़ा उसमें अरब असफल क्यों रहे। तो हम कह सकते हैं कि सिंध पर अरबों की असफलता के कई कारण थे। जैसे दाहिर सैन के शासन में सामान्य वर्ग जो है असंतुष्ट था। राज्य का अधिकांश भागों में असंतोष, अव्यवस्था व्याप्त थी, इसलिए वहां की जन ने उस राजा का सहयोग नहीं किया। इसी कारण अरब आक्रमण के समय जन सहयोग नहीं मिल पाया। दाहिर स्वयं जनता में अप्रिय था क्योंकि उसका पिता राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी या अधिकारी नहीं था। समकालीन भारतीय शासकों में आपसी तालमेल, सौहार्द तथा सहयोग की भावना नहीं थी। व्यक्तिगत स्वार्थ पनप रहे थे। सैनिक शक्ति बढ़ाने और विदेशी आक्रमण की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किसी भी राज्य ने अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी अपनी अपनी संकीर्ण मानसिकता के साथ राज्य कर रहे थे। सैनिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व मात्र किसके हाथों में आ गया था? राजपूतों के हाथों में। राजपूत कंधों पर सिमट गया था। सैनिक दायित्वों का जो है पूरा पूरा मामला राजपूतों के जो है कंधों तक सिमट गया था। और कहा जाता है कि ये लोग पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण आपस में लड़ने भी लगे थे। ये ऐसे प्रमुख कारण थे जिनके कारण अरबों को जो है सफलता मिली। मोहम्मद बिन कासिम की योग्यता, साहस और नेतृत्व शक्ति के साथ अरबों में मजहबी प्रचार के जोश, धन प्राप्ति की प्रबल इच्छा और खलीफा से मिलने वाले सैनिक सहयोग ने भी अरबों की सफलता में काफ़ी योगदान दिया। धन्यवाद। ये स्क्रीन पर कुछ गरकारी हमें नज़र आ रहा है, इसको शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है भारत पर अरबों के आक्रमण के कारणों को लिखिए। दूसरा, हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई। तीसरा, रावर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। चौथा, भारत से संपर्क का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा। और पांचवा, अरबों की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे। धन्यवाद।